द सांप हर उस शख्स के नाम जिसके अंदर एक सल्फाइड छुपा बैठा है, जो उसे बेचैन किए रखता है, जो उसे सोचों के जंगलों बियाबानों में भटकाए रखता है, जिसे दुनिया समझ नहीं पाती और फिर वो अपनी एक अलग दुनिया बसा लेता है। पेश लफ्ज़, तुम अपने किस दर्द की बात करते हो रूहान जबील। मैंने उम्मे हानम को तारीक रातों में सिसकते देखा है। सल्फाइड वो नॉवेल है जिसे मैं अभी लिखना नहीं चाहती थी। मुझे लगता था लफ्ज़ सल्फाइड अपने अंदर इतनी मानी लिए हमतन गोश है कि उसे बयान करने के लिए मुझे सदियां दरकार होंगी। लेकिन कुदरत का कानून है, हर चीज़ अपने वक्त पर तख्लीक पाती है, हर हादसा अपने वक्त पर ही रोनुमा होता है। कुछ इसी तरह, कब, कैसे और क्यों, लेकिन सल्फाइड 6 महीनों की अनथक मेहनत के बाद तख्लीक पा गया। इसे क्यों लिखा गया, इस सवाल का जवाब नॉवेल में ही मौजूद है। हाँ, अलबत्ता लिखने की वजह इस कायनात की 2 मोअज़्ज़िज़ हस्तियाँ हैं। एक मुहतरम उस्ताद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह इल्म से नवाजा है, तो दूसरे जुनैद जमशेद, जिन्होंने हिदायत का रास्ता चुना। इस नॉवेल के 2 मरकज़ी किरदारों ने कलम उठाने पर मजबूर किया। एक जिससे जन्नत रोड पर, दूसरे को जहन्नुम जैसी गहरी खाई में धकेल दिया था। चूँकि ये सोशल मीडिया पर लिखा गया नॉवेल है, तो इसकी पोस्टिंग के दौरान मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा। कभी कभी सोचती थी इसे लिखना छोड़ दूँ, शायद सल्फाइड मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच तो ये है कि सल्फाइड लिखते वक्त ही मैंने लिखना सीखा है। अल्लाह की रज़ा थी और ये तहलीक पा गया, और उसी ज़ात का मैं बेपनाह शुक्र अदा करती हूँ जिसे सल्फाइड को इतनी बेसराई दी, और वो ना चाहता तो कुछ मुमकिन नहीं था। आज मैं एक सल्फाइड के तौर पर जानी जाती हूँ, और ये उन क़ारीन का कमाल है जिन्होंने नॉवेल पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। नॉवेल में जो भी बयान किया गया है उससे बहुत से लोग पहले से वाकिफ़ होंगे, लेकिन बहुत से मेरे जैसे हैं जो वक्त के साथ साथ सीखते हैं, और ऐसे पढ़ने वालों के लिए सल्फाइड किसी मौत से कम नहीं। आप सबकी राइटर नूर राजपूत, दुआओं में याद रखिएगा। सल्फाइड, ज़िंदगी के 7 पहरों की कहानी। अस्कलम नूर राजपूत। बूंदों ने गिर के गज़ब सा है डाला, मौसम में मौसम अजब सा है डाला। ये बारिश का बादल भी मुझसा है रंज, जो छलका सरा सब बदल सा है डाला। हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने जब मूसलाधार बारिश का रूप धारा, तो एला ने चौंक कर उस पागल लड़की की तरफ देखा, जो आंखें मूंदे दोनों बाजू फैलाए मोहब्बतों के शहर में तिलिस्म हेज जगह पर बेफिक्र घूम रही थी, हवाओं के संग झूम रही थी। माही, एला ने जो शानो शौकत और पुरसरार अंदाज में खड़े एफिल टावर, जिसे दुनिया का खूबसूरत तरीन टावर होने का एहसास हासिल है, उसकी खूबसूरती को कैमरे की आंख में कैद करने में मखू थी, आखिरी सी कोशिश करते हुए उसे पुकारा। माही, बस कर जाओ, अब और कितना इंतज़ार करोगी। देखो बारिश अब तेज़ हो रही है, हमें चलना चाहिए। किसी भी खतरे के पेश नज़र वो पहले से उसे वार्न कर रही थी, मगर वो सब चीज़ों से बेगाना अपनी धुन में सर धुनती बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। एला ने करीब जाकर छाता उसके ऊपर किया, जो लापरवाही से भीग रही थी। कुछ लम्हात यूं ही गुजर गए। बारिश की बूंदें चेहरे पर ना पाकर माही ने आंखें खोल लीं, ऊपर की जानिब सर को जंबिश दी और छाते को देखकर पूरा समूह बनाया। बस कर जाओ माही, पागलपन की भी कोई हद होती है। एला ने डपटा। तुम्हें पता है एला, आज 2 नवंबर है। ये दिन मेरे लिए बहुत खास है। यही वो दिन है जब मुझे वो शख्स पहली बार यहाँ इसी जगह मिला था। माही ने एक जज्ब से कहा। और तुम पिछले 3 सालों से लगातार यहाँ तशरीफ ला रही हो, वो दोबारा मिला क्या? एला ने माही का हाथ पकड़कर अब बाकायदा चलना शुरू कर दिया था, जबकि साथ साथ वो अपनी नाराज़गी और गुस्से का इजहार कर रही थी। रुको एला, अभी सिर्फ शाम के 4 ही तो बजे हैं। मैं मज़ीद उस दुश्मन जहाँ का इंतज़ार करना चाहती हूँ, कुछ लम्हात उसकी याद के नाम करना चाहती हूँ। उससे कहा था मैं इसी जगह मिलूँगा दोबारा। पागल मत बनो माही, अब मैं मज़ीद तुम्हारी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकती। हीला ने उसीले लहजे में डपटा। सर्दी की बारिश में भीगने की वजह से माही के खूबसूरत गुलाबी लब अब नीले पड़ने लगे थे। हीला उसकी कपकपाहट वाज़ह तौर पर महसूस कर चुकी थी, जो ठंड के बायस कपकपा रहे थे। लेकिन एकदम चुप, तुम्हारी आवाज़ ना आए। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर एला उसे सख्ती से खामोश रहने का अंदिया देकर उसका हाथ थामे तेज़ी से गाड़ी की जानिब रवां थी। माही ने एक अलविदाई पुरशिकवा नज़र टावर पर डाली।
उसकी आंखों में शिकवा उभरा। आज फिर वो नहीं आया। जैसे जैसे वो इस जगह से दूर जा रही थी, उसे महसूस हो रहा था वो बहुत कुछ पीछे छोड़ रही हो। एक शिद्दत से वो गुजरी मंजिल की जानिब नजरें वाक़ई हुई थी। शायद वो कहीं से एक बार उसे नजर आ जाए, पर उसकी ख्वाहिश की तकमील ना हुई। उसका दिल हमेशा की तरह अफसरदा था और डूब रहा था। वो लंबे कड़े इंतज़ार के बाद भी नजर ना आ सका था। गाड़ी के पास पहुंचते ही एला ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और अंदर बिठाया। तो ये तय है, मुझे उसका एक लंबा इंतज़ार करना है। आंखें छलकने को तैयार थीं। अब वो देदार मैसर है, न गुर्बत न सखन। एक जुदाई है जो तकदीर हुई जाती है। माही ने एक बार फिर से आबोताब से बारिश में नहाते टॉवर को देखते हुए दिल की गहराइयों से सोचा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ सोचती, एला सन से गाड़ी आगे की जानिब बढ़ा चुकी थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था। हवा में उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आरामदेह बिस्तर पर पुरसुकून नींद के ज़ेर असर नजर आने वाला वो शख्स एक झटके से उठ बैठा था। कुछ ऐसे हादसे भी ज़िंदगी में होते हैं कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता। लैम्प की मध्यम रोशनी में चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फांसियाँ थीं। देखते ही देखते अजियत की एक लहर उस शख्स के चेहरे पर फैल गई। हवास बहाल होने पर उसे गुस्से से साइड टेबल पर रखा लैंप हाथ बढ़ाकर नीचे गिरा दिया। सिसकियों की आवाज़ वासे सुनाई दे रही थी और ये आवाज़ उसकी रूह को किसी तलवार की तरह जख्मी कर रही थी। बिलाखिर उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। शट अप, जस्ट शट अप। वो बेबसी से चिल्लाया। वो दोनों हाथ कानों पर रखकर उस आवाज़ से बचना चाह रहा था, लेकिन शायद किसी ने रोने की कसम खा रखी थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब इस आवाज़ ने उसका पीछा ना किया हो। एक भी रात वो सुकून से नहीं सो पाया था और फिर एक झटके से वो उठा। अब उसका रूह उस शफीक हस्सी के कमरे की जानिब था जिसकी आगोश उसे सुकून पहुंचाती थी। अपने मतलूबा कमरे के बाहर पहुंचने के बाद उसे दरवाजे पर दस्तक दी। वो जानता था अंदर वो शफीक हस्सी जाग रही होंगी। आ जाओ। दस्तक पर अंदर से आवाज़ उभरी थी। वो झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने वो हस्सी अपने बिस्तर पर बैठी सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी। बीजान। वो तड़प कर उनकी तरफ बढ़ा। बीजान ने सूरह यासीन को अकीदत से चूमकर साइड टेबल पर रखे ऊंचे ताक पर रखा। शाह बेटा, तुम सब हैरियत तो है ना? बीजान के चेहरे पर परेशानी उभरी। वो बीजान, वो मैं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन आंसुओं का एक गोला सा उसके गले में अटक गया था। वो आगे बढ़कर बीजान की गोद में सर रखकर लेट गया था। आज फिर कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? बीजान प्यार भरे लहजे में पूछ रही थी और साथ साथ उसके बालों में उंगलियां भी फेर रही थीं। जाने वो आंसू कैसे उसकी आंखों से फिसलकर बीजान की गोद में जज्ब हो गए थे। कोई इतना कैसे रो सकता है बीजान, कैसे? वो अजियत से दो चार लहजे में पूछ रहा था। बीजान ने उसकी बात पर एक गहरा सांस दिया। कोई 3 सालों से लगातार रो रहा है बीजान, एक भी रात वो चुप नहीं हुआ। कोई इतना कैसे रो सकता है? बीजान का कलेजा जैसे अपने बेटे की बात पर छलनी सा हो गया था। क्या वो शख्स सकता नहीं बीजान? कहाँ से आए हैं उसके पास इतने आंसू? वो चुप क्यों नहीं होता बीजान? कोई इतना कैसे रो सकता है? वो बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा था। जख्म गहरा दिया है तुमने बेटा, इतना गहरा जख्म कि तुम सोच भी नहीं सकते। बीजान ने कहने के बाद उसके सर पर फूंक मारी, जैसे सारी बलाएं टालना चाहती हूँ। उसे कह दें कि वो चुप कर जाए बीबी जान, चुप कर जाए, खुदा का वास्ता है। वो कह रहा था और बीजान नम आंखें लिए सुन रही थी। कितनी देर वो यही अल्फाज सुनाता रहा और फिर थक हार कर, या शायद इस सुकून के बायस जो उसे बीजान की गोद में मिला था, वो एक बार फिर नींद की आगोश में जा चुका था। जिलेट बर्चेस ने दुनिया के इंसानों को दो इकसाम में तकसीम किया है, एक ब्रोमाइड और दूसरे सल्फाइड। ब्रोमाइड आम लोग होते हैं जिनकी सोच एक सी होती है, जबकि सल्फाइड्स खास लोग होते हैं जो कि नायाब होते हैं, जो आम लोगों से हटकर सोचते हैं, जो अपनी सोच और अपने अमल दोनों से लोगों को चौंका देने की सलाहियत रखते हैं, जो गैर मामूली काम को मामूली तरीके से, जबकि मामूली काम को गैर मामूली तरीके से सर अंजाम देते हैं। क्लासरूम में टीचर की आवाज़ गूंज रही थी। ये पीएससी की क्लास थी और इस वक्त उनका इंग्लिश का लेक्चर था। वो दोनों दूसरी कतार में बैठी थीं। एक तरफ लड़कों की कतार थी तो दूसरी जानिब लड़कियों की। ओहो, अम्मी ने कल कहा था
कि छत पर सीमेंट लगा देना। मैं फिर भूल गई। आसमान पर छाए गहरे बादलों को देखकर उसने सोचा, पिछले कुछ दिनों से होती लगातार बारिश ने उनके एक कमरे की छत को टपकने पर मजबूर कर दिया था। काश मैं सीमेंट लगा ही देती। अब अम्मी को मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर उन्हें भी याद ना रहा तो आज रात फिर। मिस उम्मे हानम, वो मज़ीद सोच नहीं पाई थी कि क्लास टीचर की सख्त सी आवाज़ उसे ख्यालों की दुनिया से निकालकर हकीकत में ले आई थी। यस मैम। वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। ध्यान किधर है आपका? मैम ने गुस्से से पूछा। जी जी वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अल्फाज सम तोड़ गए। अगर आप जैसे स्टूडेंट क्लास में ऐसा रवैया अपनाएंगे तो बाकियों का क्या होगा? गालबन मैम काफ़ी गुस्से में थी। लड़कों की दबी दबी सी हंसी की आवाज़ वो साफ सुन सकती थी। वो सर झुकाए खड़ी थी। वाकई उसका ध्यान क्लास में नहीं था। बैठ जाएं और आइंदा ऐसी हरकत मत कीजिएगा। मैम को शायद उस पर रहम आ गया था। वो खामोशी से बैठ गई। उसे सुना ही नहीं था कि सल्फाइड्स क्या होते हैं। उसका जहन तो बस छत से टपकते पानी में उलझा था, जो बर्तन में गिरता और एक अजीब सी आवाज़ पैदा करता था, और आवाज़ उसे इंतहाई बुरी लगती थी। मेज़ पर रखा हुआ कॉफ़ी का कप ठंडा पड़ चुका था। उसकी नज़रें ग्लास डोर से बाहर तेज़ी से गुजरती गाड़ियों पर जमी थीं। जाने किस एहसास के तहत वो चौंकी और निगाहें अपने कप की जानिब मरकूज़ की। कप उठाया तो कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। एक गहरा सांस लेने के बाद उसने वो कड़वा और ठंडा मशरूब अपने अंदर ढंढेला। मेज़ पर रखे मोबाइल को उठाकर उसकी चमकती स्क्रीन पर उभरने वाली घड़ी से वक्त देखा। ओह, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। वो बड़बड़ाते हुए खड़ी हुई। कॉफ़ी के पैसे उससे मेज़ पर रखे और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये उसकी तकरीबन रोज़ाना की रूटीन थी। घड़ी पहनने के बावजूद मोबाइल पर वक्त देखने की आदत आज भी नहीं बदली तुम्हारी। उससे कुछ फासले पर बैठे हुए शख्स की नज़रें दरवाजे से बाहर निकलती लड़की पर जमी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया था। इस शख्स का आधा चेहरा छुपा हुआ था। तकरीबन 5 मिनट बाद वो भी अपनी जगह से उठा और उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। उन दोनों के जाने के बाद एक लड़का तेज़ी से रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ और काउंटर की जानिब बढ़ा। हे एल्ब्रेट, एंजिल आई थी क्या? मैडी ने काउंटर पर खड़े लड़के से पूछा। हाँ, हमेशा की तरह। एल्ब्रेट ने कॉफ़ी कप में डालते हुए जवाब दिया। और मून? हाँ, वो भी आया था और उसके पीछे चला गया हमेशा की तरह। ये मून मर जाएगा मेरे हाथों। मैडी को ना जाने किस बात का गुस्सा आया था। रिलैक्स मैडी, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। एल्फ्रेड ट्रे उठाकर एक मेज़ की जानिब बढ़ गया। लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैडी उसके पीछे लपका। अगर भरोसा नहीं है तो जाओ ना उन दोनों के पीछे। वैसे भी तुम्हारी इन फजूल बातों में ट्रेन गुजर चुकी होगी। ओह शिट। एल्ब्रेट की बात सुनकर मैडी चिल्लाया और बाहर की तरफ भागा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। ट्रेन गुजर चुकी थी। अब उसे 10 से 15 मिनट इंतज़ार करना था, जब तक दूसरी ट्रेन नहीं आ जाती। मैडी का मूड पूरी तरह ख़राब हो चुका था। जब वो घर पहुंची तो तकरीबन पूरी भीग चुकी थी। एकेडमी उसे रिक्शे पर आना जाना पड़ता था। रिक्शा वाला उसे मेन रोड पर उतार देता था। मेन रोड से घर तक का सफ़र 5 मिनट का था, और इन 5 मिनटों में बारिश तेज़ होने की वजह से वो भीगती चली गई। कितनी बार कहा है रिक्शे वाले से कहे कि घर तक रिक्शा लेकर आया करो, अपने घर के सामने उतरा करो। आसिया बेगम ने अपनी बेटी से कहा, जो हमेशा उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। अम्मा, रिक्शे वाला पैसे ज़्यादा मांगता है। 5 मिनट के सफ़र के लिए मैं उसे ज़्यादा पैसे हरगिज़ नहीं दे सकती। वो तौलिए से बाल साफ करते हुए बड़बड़ाई। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हालात को भी देख लेना चाहिए ना। आज मौसम खराब था और इतनी तेज़ बारिश थी। आज तो रिक्शे पर ही दरवाजे तक आ जाती ना। क्या मुझे खाना मिलेगा? वो अपनी माँ की बात मुकम्मल नज़रअंदाज कर गई थी। आसिया बेगम ने उसकी बात सुनकर सर झटका। वो अच्छी तरह जानती थी कि उनकी बेटी हमेशा अपनी मनमानी करती थी। कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। आसिया बेगम बरामदे से मुलाका छोटे से किचन में चली गई थी, जबकि वो कमरे की तरफ बढ़ गई। माहम और जवाद कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रहे। घर में छाई खामोशी को महसूस करके उसे अपने दोनों छोटे बहन भाई याद आ गए थे। छत पर हैं। किचन की छत टपक रही थी तो सीमेंट लगा रहे हैं दोनों। भाई साहब पैसे दे देते तो मुरम्मत ही करवा लेती मकानों की, लेकिन जो अल्लाह को मंसूर। आसिया बेगम ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया और खाना बरामदे में बिछी चारपाई पर रख दिया। मुझे नहीं लगता अम्मी कि वो हमें पैसे देंगे। लोग यतीमों और गरीबों का हक बहुत आसानी और बिना खौफ के मार लेते हैं। वो पैसों के जिक्र पर सख्त बचमसा हुई थी। अच्छा, तुम खाना खा लो, मैं ज़रा उन दोनों को देख लूँ। भीग रहे होंगे ऊपर।
आप रहने दें अम्मी, मैं देख लूँगी खाने के बाद। आप बस आवाज़ देकर दोनों को नीचे बुला लें। वो कहकर खाने की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। अलबत्ता ज़हन बुरी तरह इंतशार का शिकार था। शोर की आवाज़ पर वो चौंकी, जो गहरे ख्यालों में खोई थी। उसके बिल्कुल सामने बैठे लड़के का बैग नीचे गिर गया था। ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता हुई। वो एकदम सीधी हुई। उसका स्टेशन आ गया था। अगर वो ऐसे ख्यालों में खोई रहती तो ये शायद स्टेशन गुजर जाता। उसे मुस्कुराकर अपने सामने बैठे कम उम्र लड़के को देखा और आंखों से ही शुक्रिया अदा किया और फिर ट्रेन रुकने पर वो निकल गई। उसके बिल्कुल सामने वो गांव था। हाँ, डिज्नी विलेज, जिससे 1 मिनट के फासले पर डिज्नीलैंड था। शहजादियों और परियों का देश। उसके लिए आज भी वैसा ही था। बहुत से लोग ट्रेन से उतरे थे और अब उनका रुख डिज्नीलैंड की तरफ था। थैंक्स बडी। ट्रेन से निकलते हुए उस आधे छुपे चेहरे वाले शख्स ने सीट पर बैठे उस लड़के से कहा, जिसने जानबूझकर उसके इशारे पर अपना बैग नीचे गिराया था। अब उसकी निगाहें एंजिल को ढूंढ रही थीं, जो लोगों के हुजूम में कहीं खो सी गई थी। वो थोड़ा सा बेचैन हुआ। फिर उसे एक तरफ वो नजर आ गई थी। हाँ, वो ही एंजल। एंजिल को देखते ही उसके चेहरे पर सुकून फैल गया था और अब थोड़ा सा फासला रखकर वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू। माँ, हम टीवी की आवाज़ कम कर लो, कब से कह रही हूँ। वो अपनी किताबें फैलाए बैठी थी। मुसलसल आने वाली गाने की आवाज़ उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रही थी। अरे हानी, ज़रा आकर देखो, आज का शो है, कसम से कमाल लग रहा है। माम ने आवाज़ कम क्या करनी थी, बाकायदा चिल्लाकर कहा। हाँ हानी आपी, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। जवाद ने भी माम की पैरवी की। आज की 2 वाला आरजे, उफ, तौबा, ज़रा नहीं पसंद मुझे। ना ये फिल्म, ना इसके गाने और ना हीरो। और अगर अब तुम लोगों ने आवाज़ कम ना की तो मैं अम्मी से कह दूंगी। वो जाने क्यों गुस्सा करने लगी थी। शायद हालात ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। नहीं, ये वो आरजे नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मशहूर। बुलाओ अम्मी को। हानी ने माहम की बात काट कर धमकी दी तो वो मुंह बनाकर आवाज़ कम करने लग गई। हाय, कितना अच्छा गाता है ना ये, काश मैं बड़ा होकर ऐसा बन जाऊं। जवाद के लहजे में हसरत थी। वो छोटा सा बच्चा जाने कब स्क्रीन पर गिटार पकड़े गाते हुए लड़के का फैन बन चुका था। उससे खुद भी मालूम नहीं था। कल रात मौलाना साहब की रूह परवास कर गई। हानि की नज़र सामने रखे अखबार पर पड़ी थी। उसके दिमाग ने लफ्ज़ रूह को बहुत बुरी तरह से कैप्चर किया था। रूह, रूह। वो होले से बड़बड़ाई। रूह क्या है? एक सादा से सवाल ने उसके दिमाग में जन्म लिया। उसका ज़हन अटका। वो सोचती रही लेकिन कोई सिरा ना पकड़ पाई। थक हार कर उससे किताबें उठाकर एक तरफ रखी और लेट गई। उसका ज़हन आजकल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। अजीबोगरीब सोचों ने उसके दिमाग को घेरा हुआ था। कभी तुम लोग भी पढ़ लिया करो, हर वक्त टीवी में घुसे रहते हो। हानि ने अपने दोनों बहन भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, जो उससे कुछ फासले पर नजरें टीवी में जमाए बैठे थे। हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना, क्यों जवाद? माहम ने जवाद की तरफ देखते हुए पूछा। वो भी मुस्कुरा दिया था, जबकि हानि ने अफसोस से सर हिलाया। ये थी उम्मे हानम उर्फ हानि, जो बीएससी साल दोइम की तलबा थी, जिसकी कुल कायनात उसकी माँ और 2 बहन भाई थे। माहम हानि से 2 साल छोटी थी, जो सेकेंड ईयर में थी, और जवाद माहम से 4 साल छोटा था। इब्सार साहब, हानि के वालिद, 7 साल पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। वक्त और हालात ने उसे उम्र से बड़ा बना दिया था। अलबत्ता माहम में अभी बचपना था। रूह क्या है? एक बार फिर उसका ज़हन उलझा। बिलाखिर वो उठकर कमरे से बाहर निकल गई थी। तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो ना ज़रा खुलकर, काहे की उदासी है। दरवाजे से बाहर निकलते वक्त उसकी समात से गाने की आवाज़ टकराई। आवाज़ अच्छी थी, लेकिन चाहने के बावजूद वो वापस पलट कर टीवी पर नजर आते उस आरजे को नहीं देख पाई थी। खामोशी से वो सहन की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया था। उसे रोज़ाना रात को सहन में टहलने की आदत थी, और आज तो फिर ठंडी हवाएं उसे सुकून बख्श रही थीं। आँख में आंसू नहीं, पर रुलाता है बहुत। वो दिसंबर, हर दिसंबर याद आता है बहुत। साथ मेरे भीगता है बारिशों में बैठकर, याद के सारे दरीचे खोल जाता है बहुत। रोता है ये जहाँ की सारी दीवारें खड़ी, 2 कदम पर लाकर उसको आजमाता है बहुत। मुस्कुराहट गुनगुनाहट कह के बातें तेरी, ख्वाब बनकर रात भर मुझको जगाता है बहुत।
मुझको दे जाता है छुपकर उसकी खुशबू का पता। एक दीवाने को ये पागल बनाता है बहुत। पिछले 1 घंटे से वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अकाउंट्स को चेक कर रही थी, लेकिन वो शख्स उसे कहीं भी नजर नहीं आया था। बैठे बैठे उसकी नाजुक कमर अकड़ गई थी, मगर उसके तजस्सुस में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आई थी। बस करो माही, और कितना ढूंढोगी उसे? एला ने उकता कर माही से पूछा, जिसके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी चमक थी। जब तक वो मिल नहीं जाता, माही उसे ढूंढती रहेगी। मुझे समझ नहीं आता कि 5 मिनट की मुलाकात में वो शख्स तुम पर क्या जादू कर गया है कि तुम यूं ख्वार हो रही हो। यही बात तो मैं जानना चाहती हूँ। उससे मिलकर पूछना चाहती हूँ कि माही पर कैसा जादू किया है उसने। माही पुरशौक निगाहों से मुस्कुराई थी। वो तुम्हें ना ही मिले तो बेहतर है। जब बिना मिले ये हाल है, तो जाने मिलकर क्या होगा? एला ने लैपटॉप उसके सामने से उठाते हुए कहा। तुम्हारे मुंह में हाक, मेरा लैपटॉप वापस करो। माही सख्त बदमजा हुई। पहले डिनर, तुम्हें याद है ना, हमने प्लान किया था आज डिनर बाहर करेंगे। मुझे भूख लगी है, जल्दी उठो। बाद में ढूंढती रहना अपने इश्क के गुमशुदा को। एला ने उसे हाथ से पकड़कर खड़ा किया। ढूंढने दो ना एला, शायद मिल ही जाए। माही के लहजे में हसरत थी। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है माही, और वो चीज़ अपने वक्त पर मिलती है। अगर उसे मिलना हुआ ना तो खुद ही मिल जाएगा। अरे वाह एला, बड़ी समझदार हो गई हो। माही ने एला का गाल खींचा। तारीफ बाद में करना, जाओ तैयार हो जाओ। मैं दुआ करूंगी वो शख्स एक बार तुम्हें ज़रूर मिले। आमीन आमीन आमीन। माही की खुशी देखने के लायक थी। मैं बस अभी आई तैयार होकर, बस 5 मिनट मेरी प्यारी दोस्त। माही उसके गाल को प्यार से थपथपाती कमरे की समेत भागी थी, जबकि एला उसके पागलपन पर धीरे से मुस्कुराई थी। हशाम। वो बहुत महवियत से किताब पढ़ने में मशगूल था जब आवाज़ पर चौंका। जी छोटे बाबा साईं। वो एकदम पलटा। अरे आप यहाँ, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। हशाम ने सईद जबील को स्टडी रूम के दरवाजे में खड़ा देखा तो कहा। कोई बात नहीं, ये बताओ तुम्हारा लाडला आ रहा है या नहीं? बाबा साईं आप अंदर तो आए, फिर बताता हूँ। हशाम ने किताब हाँ नवादोश को एक तरफ रखते हुए कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। नहीं बेटा, मुझे ज़रा ज़रूरी काम है। ये बताओ वो आ रहा है या नहीं? जी बाबा साईं, मेरी बात हुई थी उससे, वो आ रहा है। हशाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक शफीक सी मुस्कुराहट जो उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। चलो शुक्र है। उस पर भी कुछ पढ़कर फूंक दो, जिससे वो सुधर जाए। नाक में दम कर दिया है उस लड़के ने। सईद जबील शायद बहुत ही तंग थे उस इंसान से जिसका वो जिक्र कर रहे थे। आप फिक्र ना करें बाबा साईं, मैं उसे समझाऊंगा। अब वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा। हशाम ने इत्मीनान से कहा था, लेकिन ये बात वो भी अच्छे तरीके से जानता था कि सारी दुनिया बदल सकती थी, कयामत आ सकती थी, लेकिन वो कभी सुधर नहीं सकता था। ठीक है, तुम आराम करो। सईद जबील कहते चले गए, जबकि हशाम सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया और मोबाइल उठाकर उसका नंबर मिलाना शुरू किया, जिसकी अभी अभी तारीफ हुई थी। कॉज आई वाना टच यू बेबी, आई वाना फील यू टू, आई वाना सी द सन राइज इन योर सेंस, जस्ट मी एंड you, light it up on the run. Let's make love tonight, make it up, fall in love. गाड़ी में म्यूजिक की आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ देने के बराबर थी, लेकिन वो आराम से ड्राइविंग करने के साथ साथ गुनगुना भी रहा था। हे मिक्की। उसने आवाज़ कम करते हुए पिछली सीट पर दराज मिक्की को पुकारा। यस बडी। मिक्की ने जवाब दिया। घर जा रहा हूँ मैं कल, तुमने जाना है? दुबला पतला सा वो लड़का अपने दोस्त से पूछ रहा था। मेरा घर जाकर बोर होने का कोई इरादा नहीं है। सुनो, तुम भी जल्दी आ जाना। मिक्की जवाब देकर दोबारा मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो चुका था, जबकि म्यूजिक की आवाज़ एक बार फिर दिमाग में चुभने लगी थी। बट यू विल नेवर बी अलोन, आई विल बी विद यू फ्रॉम डस्क टिल डॉन, आई विल बी विद यू फ्रॉम डस्क टिल डॉन, बेबी आई एम राइट हियर, आई विल होल्ड यू व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, आई विल बी विद यू फ्रॉम डस्क टिल डॉन, I will be with you from dusk till dawn. Baby, I am right here. I will be with you from dusk till dawn. Baby, I am right here. उससे गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी की और सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। 2 घंटे की परफॉर्मेंस के बाद वो थोड़ा सा थक गया था। जाने उसका दिमाग कहाँ पहुंचा हुआ था, जब अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। उससे झट से आंखें खोली। उसकी समात दूसरे की नस्बत काफ़ी तेज़ थी। उसने उकताकर गाड़ी का शीशा नीचे किया तो सामने खड़े वजूद को देखकर जहाँ उसकी आंखों की चमक बढ़ी, उसी पल चेहरे पर नागवारी उभरी। सामने एक सजी संवरी लड़की खड़ी थी,
वो अच्छी तरह जानता था कि इस इलाके में इस वक्त कौन सी औरत मिल सकती थी। क्या मैं अंदर बैठ सकती हूँ? लड़की ने एक अदा से पूछा। जी जी बिल्कुल, आइए। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मिक्की उस लड़की की दावत कबूल कर चुका था और लड़की भी गाड़ी की पिछली सीट की तरफ बढ़ गई। यार गाड़ी चलाओ। मिक्की ने लड़की को अंदर बिठाने के बाद हवासत से मुस्कुरा कर कहा। वो बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। उससे एक बार भी पीछे नहीं देखा था। वो जानता था मिक्की क्या कर रहा होगा। कब से कर रही हो ये काम? जाने क्यों उसने पहली बार किसी से सवाल किया था। पिछले 5 साल से, लड़की ने संभल कर जवाब दिया। वजह? शौहर ने तलाक दे दी थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, अनपढ़ हूँ, कोई काम मिला नहीं। खानदान में दोबारा किसी ने शादी नहीं की मुझसे। आखिर मुझे इस तरफ आना पड़ा। लड़की हैरान थी कि कोई पहली बार उससे कुछ पूछ रहा था। क्या यार, ऐसे सवाल करके क्यों दिल खराब कर रहे हो? मिक्की को उसकी मदाखलत पसंद नहीं आई थी। उसने साथ वाली सीट पर रखे बैग से हाथ बढ़ाकर पैसे निकाले और पीछे लड़की की तरफ फेंके। जाओ अब यहाँ से। एक झटके से गाड़ी रोकने के बाद हुक्म दिया गया। वो लड़की और मिक्की दोनों हैरान थे। क्या सच में साहब? लड़की को यकीन ना हुआ। दफा हो जाओ अब। वो धाड़ा था और लड़की एक पल भी ज़ाया किए बिना गाड़ी से बाहर निकल गई थी और उससे दोबारा गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी। पीछे बैठे मिक्की की समझ में कुछ नहीं आया। वो तो अपने हिसाब बराबर कर रखने वाला शख्स था, फिर आज कैसे? मिक्की सोच रहा था लेकिन कुछ पूछा नहीं। वो जानता था कि आगे बैठे शख्स का दिमाग किसी भी वक्त उलट सकता था। अलबत्ता उसका मूड पूरी तरह ख़राब हो गया था। हमारे हिंदू धर्म में तलाक नहीं है, तो मुस्लिम लोग तलाक क्यों देते हो? अगर तलाक के बाद उस औरत से कोई शादी ना करे और वो मजबूरन जिस्म फरोशी पर आ जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? तुम लोगों से अच्छा तो हमारा धर्म है, जिसमें तलाक है ही नहीं और औरत हमेशा अपने पति के साथ रहती है। उसके जहन में आज सुबह उसकी पोस्ट पर एक इंडियन लड़की ने जो कमेंट किया था, वो गूंज गया था। वो लड़की वक्तन फ़ौक्तन उससे अजीबोगरीब सवाल पूछती रहती थी। खुद को वो उसकी मदह बताती थी, लेकिन उसके सवाल हमेशा अच्छे होते थे। लेकिन आज शालिनी ने जो सवाल किया था, उससे उसका दिमाग बुरी तरह घूम गया था। आई एम नॉट मुस्लिम। उससे बस ये जवाब दिया था। ओह रियली? शालिनी को ज़बरदस्त झटका लगा था। उसके बाद वो 1000 कमेंट कर चुकी थी, मैसेज कर चुकी थी, लेकिन उसे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। और अब इस वक्त उस लड़की को देखकर उसे वो सवाल याद आ गया था, इसलिए उसका दिमाग बुरी तरह से घूम गया था। म्यूज़िक की आवाज़ वो और ज़्यादा बुलंद कर चुका था, जबकि मिकी ने चुप रहने में ही आफियत जानी थी। क्या हुआ है उम्मे हानी? आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। कोई परेशानी है क्या? वो दोनों क्लास लेकर बाहर निकली थी जब मेहरू ने अपनी बेहतरीन दोस्त हानी से पूछा। वो वाकई काफ़ी दिनों से उलझी उलझी नजर आ रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हानम ने टालना चाहा। मिस उम्मे हानम उर्फ हानी, तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझा है जो मैं तुम्हारी खामोशी महसूस नहीं कर पाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि कोई जॉब कर लूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि जॉब देगा कौन मुझे। हानम परेशान थी। ओहो, पैसों का मसला है। मेहरू ने एकेडमी के उस छोटे से लॉन में बैठते हुए पूछा, जहाँ शाम की मध्यम मध्यम धूप चमक रही थी। हाँ, मस्से ही मस्से हैं। दाखिला फीस जमा करवानी है। दुकान से जो पैसे आते हैं वो मेरी, माहम और जवाद की फ़ीस में चले जाते हैं, जबकि बाकी घर के खर्चे में अब दाखिला फ़ीस कहाँ से लाऊं? अम्मा से मांगते हुए शर्म आती है। वो परेशान हो जाएगी। धूप ने उसके मासूम चेहरे की चमक को मज़ीद बढ़ा दिया, अलबत्ता आंखें उदास थीं। बस इतनी सी बात। बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए, मैं ला दूंगी सुबह। मेहरू ने दोस्ती का हक अदा करते हुए कहा। नहीं मेहरू, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा चलो, परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। मेहरू ने उसका हाथ हल्का सा दबाया। इससे पहले वो कुछ कहती, हानम के बैग से वाइब्रेशन की आवाज़ उभरी। उसे हाथ बढ़ाकर मोबाइल बैग से निकाला। ये एक छोटा कीपैड मोबाइल था। शायद किसी का मैसेज आया था। तुमसे कुछ कहना है, मगर कभी तुम नहीं मिलते, कभी अल्फाज नहीं मिलते। नंबर देखकर उसकी रगो जान में एक जहर से फैल गया था। उसने मैसेज फ़ौरन डिलीट किया और मोबाइल गुस्से से बैग में पटका। आराम से हानी, क्या हुआ? किसका मैसेज था? मेहरू ने पूछा। वो उसकी ये हरकत देख चुकी थी। पता नहीं, कोई रॉन्ग नंबर था। और फिक्र मत करो, ये कोई स्मार्टफोन नहीं है जो टूटेगा या ख़राब होगा। पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा इसका। जाने वो क्यों इतनी तल्ख हो गई थी, या फिर हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ चाय पियोगी? मेहरून ने सवालिया नजरों से उसे देखा।
वो बात का रुख बदलना चाहती थी। जी, हानम ने अस्वाद में सर हिलाया। अच्छा तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। मेहरू ये कहकर कैंटीन की तरफ बढ़ गई थी, जबकि उसे एक गहरी सांस सी थी। जाने तकदीर उसके साथ क्या करना चाहती थी।